डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के बारे में। हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, तो अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज़ आल्सो नोन एज डिजीज़ रेजिस्टेंस, और हम ऐसे कह सकते हैं कि इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी बाय विच our body protects itself from various pathogens like bacteria, viruses, protozoa and other such organisms which are responsible for causing diseases। यानी इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिसके जरिए हम डिजीज की अक्रेंस को रोकने में कैपेबल होते हैं। और डिजीज को रोकने में कैपेबल या जिन पैथोजेंस के कारण हमारे में वो डिजीजेस होते हैं, तो उनसे लड़ने की जो हमारी ताकत है, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम वेरियस बैक्टीरिया, viruses, protozoa, helminths, etc. which cause diseases। नेक्स्ट है इसके बाद ससेप्टिबिलिटी। देखो, अगर कोई आदमी अपनी बॉडी को किसी पैथोजन से, किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी बॉडी जो है दैट इज ससेप्टिबल और प्रोन टू दैट पर्टिकुलर डिजीज और पर्टिकुलर पैथोजन। यानी ससेप्टिबिलिटी is the ability of a person by which it receives diseases, it receives pathogen जो कि डिजीज पैदा करते हैं। एंड द immunology is the science which deals with the study of various phenomena related with immunity, susceptibility एंड डिजीज रेजिस्टेंस एटसेट्रा। तो इम्यूनिटी के साथ, डिजीज रेजिस्टेंस के साथ या ससेप्टिबिलिटी के साथ रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं, उन सब की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो ये जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की डिजीजेस से लड़ने के लिए जो ताकत है, एबिलिटी है, वो बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स की होती है। नंबर वन, इन्नेट इम्यूनिटी, और विच इज आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब क्या है? जो बाय बर्थ हो, जो हमारे में किसी भी ऑर्गेनिज्म में पैदा होने से लेके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ भर जो रहती है, उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और इसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ या पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं है। ये कॉमन इम्यूनिटी है और ये सब ऑर्गेनिजम्स में बाय बर्थ जो है वो होगी। फिर इसके बाद आते हैं इन्नेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स के कारण होगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, और वो कितने हैं? 4 डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्नेट इम्यूनिटी। और ड्यू टू दीज 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स वी हैव इन्नेट इम्यूनिटी। इन 4 बैरियर्स के कारण जो है, 4 डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स के कारण हमारे में नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यूनिटी होती है। और ये 4 डिफरेंट बैरियर्स कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, फिजिकल बैरियर्स। और फिजिकल बैरियर्स में सबसे पहले तो देखो, हमारी बॉडी में सबसे बाहर क्या है? बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन। तो सबसे बाहर तो हमारी बॉडी के बाहर क्या है? स्किन है। और हमारी बॉडी में कुछ
ओपनिंग्स हैं लाइक माउथ, ईयर्स की ओपनिंग्स हैं, ये एक्सटर्नल नेरीज यानी नेजल चैम्बर की ओपनिंग है, इसके अलावा हमारी ये आईज की ओपनिंग है, इसके अलावा जेनिटल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है दैट इज एनस। तो ये ओपनिंग्स को अगर हम छोड़ दें तो इन ओपनिंग्स के अलावा बॉडी में कहीं भी कोई ओपनिंग नहीं है। होल ऑफ द बॉडी रिमेन्स कवर्ड बाय स्किन। तो स्किन एक बैरियर का काम कर रही है, फिजिकल बैरियर का काम कर रही है फॉर दी एंट्री ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस। तो बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन जो हैं वो इजीली स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। तो ये वन ऑफ द फिजिकल बैरियर है। सिमिलरली ये जितनी भी मैंने ओपनिंग्स बोली, चाहे वो नेजल चैम्बर की ये ओपनिंग्स हैं या हमारा माउथ है तो उसके बाद आगे एलिमेंट्री कैनाल है, इसी तरह से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो इन सब के अंदर की लाइनिंग के ऊपर गोबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स होते हैं। इन म्यूकस सेल से एक स्टिकी सा मटेरियल यानी कि म्यूकस रिलीज होता है, और ये जो जितनी भी मैंने एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब की अंदर की लाइनिंग को म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सक्रीट होता है which also acts as a barrier। क्योंकि अगर कोई पैथोजन एंटर कर गया तो ये जो म्यूकस सक्रीट होगा फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, इट विल ट्रैप द पैथोजन, और ट्रैप किया हुआ जो पैथोजन होगा वो या तो हम बाहर थ्रो आउट कर देंगे, फेंक देंगे उसको, या फिर क्या करेंगे हम उसको अगर स्वेलो कर लेते हैं तो फीकल मैटर के साथ वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन डिफरेंट ट्रैक्ट्स ये हमारे में फिजिकल बैरियर्स का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास बैरियर आ गया ड्यू टू विच इन्नेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट, वो है फिजिकल बैरियर्स यानी कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर पे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आता है वेरियस काइंड की सेक्रीशंस जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में रिलीज होते हैं, एंड दे चेक द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस और दे डिस्ट्रॉय द इन्वेडेड पैथोजेंस। इसमें क्या है, तो वेरियस अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में देखें तो सबसे पहले एसिड इन स्टमक। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है, जिसके कारण हमारे स्टमक के अंदर लगभग 2 के आसपास pH यानी हाईली एसिडिक pH जो है वो मेंटेन रहती है, और इस एसिडिक कंडीशन के अंदर इजिली जो है वो बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन जो हैं दे कैन नॉट ग्रो। तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। फिर हमारे ईयर के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल ईयर अप टू द ईयर ड्रम, फिर मिडल ईयर है, फिर इंटरनल ईयर है। तो ईयर ड्रम से या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले वाला हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, उस एक्सटर्नल ईयर में एक खास किस्म की वैक्स या वैक्सी मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज सेरुमेन वैक्स और ईयर वैक्स। ये ईयर वैक्स जो है अगर कोई हमारे ईयर के अंदर पैथोजन एंटर करता है तो उसको ट्रैप कर लेगा और उसकी किलिंग करवा देगा। नेक्स्ट है लाइसोजाइम। हमारे डिफरेंट टिश्यू फ्लूइड्स जो हैं, डिफरेंट टिश्यू फ्लूइड्स में एक्सेप्ट CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर हम इसको छोड़ दें प्लस स्वेट को छोड़ दें, तो इनके अलावा हमारे जितने भी टिश्यू फ्लूइड्स हैं उन सब के अंदर एक बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज वाला एंजाइम है दैट इज लाइसोजाइम। बैक्टीरिसाइडल मतलब विच किल्स बैक्टीरिया।
तो ऐसा एक एंजाइम है टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर, तो जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करता है तो ये एंजाइम उसकी किलिंग करवा देता है। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर हुआ। फिर हमारे नेजल चैम्बर के अंदर जो नेजल हेयर्स हैं, ये भी वेरियस इन्वेडिंग पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। सिमिलरली यूरिन, यूरिन जो है वो हमारी बॉडी से डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। फिर फीमेल्स में वेजिनल सिक्रीशन एसिडिक होती हैं और ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर दे आल्सो किल द पैथोजेंस और दे आर कैपेबल ऑफ किलिंग द पैथोजेंस। फिर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो हमारी स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस सीबम, और ये सीबम जो है ये भी एक एसिडिक कवरिंग जो है वो स्किन के ऊपर बना लेता है, ड्यू टू विच इट आल्सो हेल्प्स इन किलिंग द पैथोजेंस। तो ये डिफरेंट टाइप के मैंने सिक्रीशंस की, केमिकल्स की बात की है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस एंड दे एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात हुई। नंबर 3, इनेट इम्यूनिटी में जिनका रोल है वो है सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स, अब सेलुलर बैरियर्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उनमें वेरियस काइंड के WBCs हैं यानी ल्यूकोसाइट्स हैं, फिर मैक्रोफेजेस हैं डिफरेंट काइंड के, नेचुरल किलर सेल NK सेल्स नेचुरल किलर सेल्स हैं, एक कंप्लीमेंट सिस्टम है प्रोटीन्स का, फिर इन्फ्लामेशन, फीवर, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, ऐसे कई किस्म की हमारे पास जो हैं वो सेल्स हैं विच एक्ट एज बैरियर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे ल्यूकोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, और इसमें भी अगर मैं बोलूं पॉली न्यूक्लियर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, पॉली न्यूक्लियर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी इसमें जो है वेरियस काइंड के WBCs आने हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, रादर इनको हम बोलेंगे PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स में क्यों बोल रहा हूं कि देयर आर सर्टेन ल्यूकोसाइट्स और देयर आर सर्टेन WBCs विच हैव डिफरेंटली शेप्ड न्यूक्लियाई, जिनमें अलग अलग तरह के मार्फोलॉजिकल शेप्स के क्या हैं, न्यूक्लियाई हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इसमें न्यूट्रोफिल्स की बात हम करेंगे। न्यूट्रोफिल्स आपको पता है वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्रेनुलर WBCs हैं, जिनमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई होते हैं, और ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं दे आर मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट ल्यूकोसाइट्स इन अवर ब्लड। और ये न्यूट्रोफिल्स जब भी बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी होती है तो इंजर्ड साइट के ऊपर सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही पहुंचते हैं, और ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं और उसको क्या करते हैं, किल करवाने का काम करते हैं। तो ये किलर का काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स जो हैं। तो एक तो WBCs में पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर टाइप के ल्यूकोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल्स आ गए। दूसरे होते हैं इसमें मोनोसाइट्स जो हैं ये बेसिकली, और ये न्यूट्रोफिल्स बनते कहां हैं, तो दे आर जनरली फॉर्म्ड
फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। ये बोन मैरो में बनते हैं कुछ स्टेम सेल्स के कारण, और इनका लाइफ स्पैन जो है वो काफी कम होता है। फिर आ जाते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो हैं ये साइज वाइज लार्जेस्ट होते हैं। मोनोसाइट भी एक किस्म के WBCs हैं, लेकिन ये ए ग्रेनुलर काइंड के WBCs हैं। स्लाइटली अमीबाइड होते हैं और इनका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा बीन शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड होता है। और ये मोनोसाइट्स जो हैं दे एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइट्स, ये फैगोसाइट्स का काम करते हैं। फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स उन सेल्स को बोलते हैं जो किसी इंफेक्शन को क्या कर लें, एनगल्फ कर लें। तो ये दो तरह के हमारे पास WBCs हैं जो सेलुलर बैरियर्स के अंदर आते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स किलर्स का काम करते हैं और मोनोसाइट्स जो हैं ये फैगोसाइटाइज करने का काम करते हैं, यानी कि फैगोसाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। फिर आगे मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स जब वांडर करते हैं इन दी ब्लड, मूव करते हैं इन दी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो ये चेंज हो जाते हैं इनटू लार्ज इररेगुलरली शेप्ड सेल्स में, जिनको हम मैक्रोफेजेस बोल देते हैं। और ये मैक्रोफेजेस जो हैं इनका फिर काम क्या होता है कि ये फैगोसाइटाइज करने का काम करते हैं। और ये मैक्रोफेजेस फर्दर फिर 2 टाइप्स के हो जाते हैं। कुछ ऐसे मैक्रोफेजेस विच रिमेन कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर टिश्यू, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। उन मैक्रोफेजेस को क्या बोलेंगे, जो एक पर्टिकुलर टिश्यू में ही रहेंगे, दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। और दूसरे होते हैं जो लगातार मूव करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, उनको हम बोलते हैं वांडरिंग मैक्रोफेजेस। वो वांडरिंग मैक्रोफेजेस हो जाएंगे जो इधर उधर मूव करते रहेंगे। अब ये जो फिक्स्ड, मैं थोड़ी सी इसकी एग्जांपल भी दे दूं कि ये जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये पर्टिकुलर एरिया में ही रहेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन और टिश्यू इन विच दे रिमेन कन्फाइंड, उसके बेसिस के ऊपर इनके फिर नाम होते हैं मैक्रोफेजेस के। जैसे फॉर एग्जांपल इनको लीवर सेल्स के अंदर हम बोलते हैं कुफर सेल्स, इनको बोला जाता है कुफर सेल्स। लीवर के अंदर इनको हम कुफर सेल्स बोलते हैं। बेसिकली ये मैक्रोफेजेस ही हैं। सिमिलरली इनको हम हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं। हिस्टियोसाइट्स इनको बोला जाता है इन कनेक्टिव टिश्यूज। हिस्टियोसाइट्स इन कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही इनको हम नाम देंगे पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस व्हेनेवर दे आर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इनको हम पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस नाम देंगे। तो जिस टिश्यू में ये कन्फाइंड रहते हैं उसके बेसिस के ऊपर इनके नाम होते हैं। लेकिन जो वांडरिंग किस्म के हैं वो थ्रू आउट दी बॉडी जो है ब्लड स्ट्रीम के साथ मूव करते रहते हैं। तो ये दोनों किस्म के मैक्रोफेजेस जो हैं ये फैगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करके इन्फेक्शन को इनगल्फ करने का काम करते हैं। तो ये एक किस्म के सेलुलर बैरियर्स हो गए अलोंग विद WBCs। फिर हैं NK सेल्स, जिनकी फुल फॉर्म होती है नेचुरल किलर सेल्स। ये नेचुरल किलर सेल ये एक किस्म के लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स, आपने लोअर क्लासेस में 2 तरह के लिम्फोसाइट्स के नाम सुने होंगे, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। तो एक और टाइप होती है जिनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। तो ये भी एक स्पेशल टाइप है लिम्फोसाइट्स की। और ये लिम्फोसाइट्स जो हैं ये स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, स्प्लीन
और लिम्फ नोड्स और इसके अलावा रेड बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ये नेचुरल किलर सेल्स। और इनका काम क्या है? इन्फेक्शन को किल करवाना। और इनका एक्शन का जो है वो दो मेथड्स होते हैं। कैसे ये किल करवाते हैं? तो दो मेथड हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं साइटोलाइसिस और दूसरा है एपोप्टोसिस। साइटोलाइसिस एंड एपोप्टोसिस। साइटोलाइसिस कैसे? कि जैसे ही ये नेचुरल किलर सेल्स किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उस पैथोजन के अंदर या उसके सरफेस के ऊपर ये रिलीज कर देते हैं कुछ केमिकल्स, कुछ प्रोटीन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं परफोरिन्स। परफोरिन्स ये कुछ प्रोटीन्स पैदा कर देते हैं जिनको हम परफोरिन्स बोलते हैं। जैसे ये मान लो कोई सेल हो, कोई बैक्टीरियल सेल है, तो उसके सरफेस पे ये परफोरिन पैदा की इन्होंने, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आए ये, और ये परफोरिन ने क्या किया? जहां जहां ये रिलीज होगी वहां वहां ये पोर्स पैदा कर देगी इन दी मेम्ब्रेन ऑफ द पैथोजन। और इन पोर्स के कारण इसमें फ्लूइड भर जाएगा और ये स्वेल कर जाएगा। अल्टीमेटली स्वेल करने के बाद क्या होगा? ये पैथोजन का सेल ब्रस्ट कर जाएगा। तो ब्रस्टिंग ऑफ पैथोजन इज नोन एज साइटोलाइसिस। तो साइटोलाइसिस के जरिए एक तो ये एक्ट करते हैं, दूसरा है नेचुरली बिना पोर पैदा किए हुए ये उसको न्यूट्रोफिल्स की तरह किल करवाते हैं। तो इस फिनोमिना को फिर हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो या तो साइटोलाइसिस के जरिए या फिर एपोप्टोसिस के जरिए ये क्या करते हैं? पैथोजेंस के सेल्स को किल करवाने का काम। तो ये थर्ड टाइप के सेलुलर बैरियर्स हो गए। फिर है कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम ये लगभग 30 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स का एक सिस्टम है। और ये प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली ये 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली एंजाइम्स की प्री अकर्सर्स होती हैं और ये लीवर में पैदा होती हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ये लीवर के अंदर पैदा होती हैं। और इनको कंप्लीमेंट सिस्टम का नाम दिया इन 30 प्रोटीन के 30 डिफरेंट प्रोटीन्स के ग्रुप को नाम दिया एहरलिक नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें कंप्लीमेंट सिस्टम का नाम दिया। क्यों ये नाम दिया? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं टू डू देयर वर्क। इसलिए इनको हम कंप्लीमेंट सिस्टम का नाम देते हैं। यानी कंप्लीमेंट सिस्टम का नाम एहरलिक ने इनको दिया बिकॉज दे हेल्प द अदर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये इनके बारे में, ये भी साइटोलाइसिस की तरह काम करती हैं। यानी जैसे नेचुरल किलर सेल जो हैं परफोरिन्स पैदा करके पैथोजन के मेम्ब्रेन में पोर्स पैदा कर देते हैं और वो फिर स्वेल करके ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ फ्लूइड वो ब्रस्ट कर जाते हैं। तो एक तो इनका भी तरीका यही है। दूसरा ये इन्फ्लामेशन के जरिए, और तीसरा है फैगोसाइटोसिस के जरिए। तो 3 डिफरेंट तरीकों से या तो साइटोलाइसिस करवा के या इन्फ्लामेशन करवा के, इन्फ्लामेशन के बारे में आगे हम बात करेंगे। और थर्ड क्या है कि उन पैथोजेंस को एनगल्फ करवा के यानी फैगोसाइटाइज करवा के, ये 3 डिफरेंट मेथड से कंप्लीमेंट सिस्टम जो 30 डिफरेंट प्रोटीन्स का बना होता है विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन लीवर, ये काम करता है। फिर इसके बाद है इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन बेसिकली होती है स्वेलिंग। पर्टिकुलर जगह में अगर मान लो कोई हिस्सा स्वेल कर जाए तो हम बोलते हैं कि उसकी इन्फ्लामेशन होगी। तो ये भी एक सेलुलर बैरियर का काम करता है कि मान लो
कहीं भी बॉडी में कोई इंजरी हो जाए, कट लग जाए, तो जैसे ही कट लगता है तो उस कट वाले हिस्से पे जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनमें भी कट लगेगा, और उन मास्ट सेल से हिस्टामाइन, एक सब्सटेंस पैदा होगा, हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन क्या एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस वो होते हैं विच डायलेट द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को खुला कर दें। अब जब कोई ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है तो उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और ज्यादा ब्लड आने के कारण वो रेडिश भी हो जाएगा। तो ऐसे किसी बॉडी के पार्ट का रेडिश होना, स्वेल कर जाना और बार्म होना ड्यू टू दी मोर सप्लाई ऑफ ब्लड, और वो मोर सप्लाई ऑफ ब्लड क्यों हुई? ड्यू टू दी रिलीज ऑफ हिस्टामाइन फ्रॉम मास्ट सेल इन दैट पर्टिकुलर रीजन, जिसने कि क्या काम किया, उस हिस्से के ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, खुला कर दिया, उसके कारण ऐसा हुआ। तो इस फिनोमिना को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन इज द स्वेलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ड्यू टू दी मोर सप्लाई ऑफ ब्लड, और वो मोर सप्लाई क्यों हुई वो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे ही किसी हिस्से में कोई इंफेक्शन होती है, कोई पैथोजन एंटर करता है फ्रॉम द कट एंड और फ्रॉम इंजर्ड पोर्शन, तो उसके कारण क्या होगा, हिस्टामाइन मास्ट सेल से पैदा होगा, वेसोडाइलेशन होगी, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, रेडिश कलरेशन अपेयर हो जाएगी, स्वेलिंग होगी, बार्मनेस आएगी, इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो ये भी एक सेलुलर बैरियर है। और लास्ट में है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। तो इन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस के अंदर हम बात किसकी करेंगे? तो इसके अंदर आएगा हमारे पास, जैसे हम फीवर की बात करें, फीवर देखो जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर, मान लो कोई बैक्टीरिया एंटर किया हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, तो होगा क्या, हमारे ब्लड में मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैक्रोफेजेस पैदा करते हैं कुछ प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को हम एंडोजीनियस पायरोजेंस बोलते हैं, एंडोजीनियस पायरोजेंस। ये जो एंडोजीनियस पायरोजेंस हैं, एंडोजीनियस पायरोजेंस, ये क्या हैं? These are certain proteinaceous substances which are produced by macrophages against the entry of pathogens। कि कोई पैथोजन एंटर किए तो हमारे इन्होंने क्या किया, मैक्रोफेजेस ने एंडोजीनियस पायरोजेंस पैदा किए। खास तौर पे कहां, हमारे ब्रेन के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो ये पैदा करते हैं। और ये जो एंडोजीनियस पायरोजेंस जब हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस, जिसको हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, उसके कांटेक्ट में ये पायरोजेंस आते हैं, तो वो क्या कर देता है, वो स्लाइटली हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। और इस बॉडी के टेम्परेचर के इंक्रीज्ड कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड एज फीवर। तो इसको हम फीवर नाम दे देते हैं। तो ये बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ाया थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी ने? इनकी एंट्री से क्या हुआ, यानी थर्मोस्टेट को ये चीज रियलाइज हो गई कि बॉडी के अंदर सर्टेन पैथोजेंस हैव एंटर्ड, कि कुछ पैथोजेंस जो हैं वो एंटर हो चुके हैं, जिसके कारण क्या होगा, उनको किल करवाने के लिए थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी ने बॉडी का टेम्परेचर एनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया, ताकि उन पैथोजेंस की किलिंग हो जाए। तो फीवर का होना भी एक क्या है, एक सेलुलर बैरियर के तौर पे काम करता है। तो ये तीन तरह के हमारे पास वेरियस बैरियर्स हो गए जो इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। लास्ट है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स
बेसिकली साइटोकाइंस क्या हैं? ये लो मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन्स हैं। ये लो मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन्स हैं जो कि या तो स्टिमुलेट करती हैं या इनहिबिट करती हैं किसको? जो इम्यून सिस्टम के हमारे सेल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को या तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टिमुलेट करती हैं या बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनहिबिट करती हैं। तो ये स्पेशल काइंड की लो मॉलिक्यूलर वेट वाली प्रोटीन्स होती हैं। ये भी एक तरह से क्या एक्ट करती हैं? सेलुलर बैरियर। तो हमारे पास ये 4 तरह के सेलुलर बैरियर्स होंगे जो कि इन्नेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इनकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के तौर पे जैसे इंटरल्यूकिन्स जो कि ल्यूकोसाइट से पैदा होती हैं, इसी तरह से इंटरफेरोन्स जिनको शॉर्ट फॉर्म में आईएफ्स बोलते हैं, ये इंटरफेरोन्स उस सेल में पैदा होते हैं जिस सेल में कोई वायरल अटैक हो चुका हो। और क्यों पैदा होती हैं? ये पैदा होती हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल में और वहां से ट्रांसमिट होती हैं टू दी नियर बाई सेल्स, ताकि वो नियर बाई सेल्स जो हैं वो वायरस के अटैक से बच सके। तो एडजॉइनिंग सेल को या नियर बाई सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन ये इंटरफ्रॉन्स जो हैं वो पैदा होती हैं इन इन्फेक्टेड सेल्स। जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं उनमें ये पैदा होती है। तो ये साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में। तो इस तरह से हमारे पास ये वेरियस टाइप्स हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी की आ गई। तो ये वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ होती है और किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं होती, ये इन जनरल होती है और सब में होती है। दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके बारे में डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी विच इज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पैथोजन, जो एक खास पैथोजन के अगेंस्ट होती है, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोल रहे हैं। एंड इट इज एक्वायर्ड बाय ए पर्सन विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। बचपन में चिल्ड्रन को जो इंजेक्शंस लगते हैं तरह तरह की या मेडिसिन्स दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैटेगरी में आती है। यानी जिस बच्चे ने पोलियो ड्रॉप्स पी होंगी उसी में पोलियो के लिए इम्यूनिटी होगी, पोलियो वायरस के अगेंस्ट, और उसकी डेथ के साथ वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी इम्यूनिटी जो किसी पर्सन में खास किस्म के पैथोजन या खास किस्म के डिजीज के लिए हो और जिसे कोई पर्सन अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करता बल्कि उसके लाइफ टाइम में उसे वो पैदा करवानी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और ये किसके कारण होती है? ये स्पेशल किस्म के एक WBCs हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, तो उनके कारण होती है। और ये लिम्फोसाइट्स आगे फिर 2 तरह के होते हैं, बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो इसके बारे में आगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में।